नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे हरीश रावत के नए दांव की। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। यह ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए वो सिर्फ पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे, लड़ेंगे नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रावत ने कहा कि उन्होंने जब भी खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी को चुनाव लड़वाया तब कांग्रेस सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि आज देश में जोड़ तोड़ की नहीं बल्कि तोड़ तोड़ कर सरकारें बनाई जा रही हैं और ये आज का दस्तूर बन गया है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि 2027 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि चुनाव लड़वाऊंगा। इसके लिए वो लोगों को साथ लेकर चलेंगे, समन्वय पैदा करेंगे और चुनावी प्रचार का हर स्तर पर नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा यह काम उन्होंने शुरू भी कर दिया है। रावत ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं उनसे वो कहना चाहते हैं कि एक बार प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार बन जाए तो वो सिर्फ समाज सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार यहाँ लोकतांत्रिक सरकार बन जाए, उत्तराखंडवादी सरकार बन जाए, उत्तराखंडियत की सोच को आगे बढ़ाने वाली सरकार बन जाए, उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार बन जाए तो हरीश रावत अपने उन दोस्तों को भी कृतार्थ करेगा और राजनीति से संन्यास लेकर केवल सामाजिक कार्य आरंभ करेगा। वहीं हरीश रावत ने कहा कि रूठों को मनाना मेरा काम नहीं है। इसके लिए संगठन खासकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री जिम्मेदारी लेंगे। मैं बिखराव को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात पूर्व सीएम हरीश रावत ने कही। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर ही बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। यह बात हर कार्यकर्ता को समझनी होगी। तो हरीश रावत का उत्तराखंडियत वाला दांव, क्या यह नया चुनावी दांव है और क्या हरीश के दांव कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को बचा पाएंगे? यह भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन चर्चा आज हम जरूर करेंगे और इस पूरे मुद्दे को समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आशीष नौटियाल साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। हरीश रावत साहब ने कुछ कहा, उसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश नौटियाल साहब से जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रतिक्रिया हनी जी से ज़रूर ले लेते हैं। हनी जी, जब आप कहती हैं या आपकी पार्टी कहती हैं कि अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, वर्चस्व नहीं है, उनके बारे में बातें क्यों करना, तो फिर आपकी पार्टी हरीश रावत साहब को इतना तवज्जो क्यों देती है कि आप संन्यास ले लीजिए? वो संन्यास ले ना लें उससे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही तो सुपर पावर है। पाठक जी। कृणाल जी, हमारी पार्टी ने तो कभी भी नहीं कहा कि हरीश रावत जी को संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने ये समय समय पर आकर ये बात कही है कि मुझे अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। ये चीज सामने आए तो अब मैं संन्यास कि आप जाइए और संन्यास ले लीजिए। वो खुद ही बीच बीच में जुमला छोड़ते हैं कि लोग आए उनके पैरों पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता झुके उनके, वो इस तरीके का इनका स्ट्रैटेजी है अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। ये बार बार उस चीज को बोलते हैं। तो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि आप कई बार कहते रहते हैं कि संन्यास ले लूंगा, आप ले ही लीजिए। उन्होंने ही सलाह दी थी। बहुत ज्यादा अंतर है। और अभी देखिए, जैसे आपने इनके वायरल पोस्ट के बारे में मुझे कहा, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बताना चाहूंगी कि वो वायरल पोस्ट जो इनकी है उसमें दर्शा रहे हैं अपने आप को कि इन्होंने आज तक पार्टी के हित में कार्य
नहीं किया है, क्योंकि उस पोस्ट के माध्यम से अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं अपने पार्टी में लोगों को चुनाव लड़वाऊंगा, लोगों को एकजुट करने की कोशिश करूंगा। तो इसका क्या तात्पर्य समझा जाए? जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के नजर में वो दिग्गज नेता भी माने जाते हैं, तो मतलब अब तक के कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी आप रहे, कांग्रेस के पार्टी में जो आप रहे हैं, आपने अब तक के अपने पूरे राजनीतिक कार्य मतलब किया ही नहीं है। आपने एकजुट करने की कोशिश लोगों को करी ही नहीं है, आपने कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी ही नहीं है, अब तक आप पार्टी के हित में कार्य कर ही नहीं रहे थे। क्यों? इसका भी जवाब आप उनसे ले। हनी जी, वो तो जवाब हम लेंगे, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मंदिर में न्याय मांगने जाते हैं। हाँ हाँ, बोलिए, बोल लीजिए, पहले बोलिए। मैं अब आगे बोलूं? जी जी बोलिए। देखिए, अब ये न्याय की बात पर मैं आती हूँ। जो ये न्याय की इन्होंने बात करी, तो न्याय ये मांगने निश्चित रूप से गए थे, लेकिन ये उन कार्यकर्ताओं से क्या न्याय मांगे उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनके हित में अभी तक इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। और इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पे खुद इस बात को कहा है, खुद इस बात को स्वीकार किया इनडायरेक्ट वे में। यही मतलब होता है उस पोस्ट के माध्यम से कि मैं अब करूंगा कार्य, मैं अब पार्टी में लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, अब मैं पार्टी में लोगों के साथ कार्य करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मतलब अब तक जो इन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी बना रखी थी कांग्रेस कार्यालय में, कांग्रेस पार्टी में अपने बेटा, अपनी बेटी, अपने घर के, अब तो मुझे लगता है नाती पोतों तक का ये इंतजार कर रहे हैं कि पैदा होते ही उनके लिए चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी किस हनी जी ठीक है, आपने जो काम समझ लिए। एक सवाल आपसे और है, छोटा सा जवाब हम उस पर भी चाहेंगे। आपने कहा कि उन्होंने क्या किया वो तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम उनसे पूछ लेंगे, लेकिन एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि जब जब वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं तब तक कांग्रेस सत्ता में आती है। क्या इस कॉन्फिडेंस से आपको थोड़ा डर लगता है? एकदम नहीं। हरीश रावत जी के ऊपर तो सबसे ज्यादा उनके ऊपर दाग लगा है। हरदा नहीं, हारदा का नाम उन पे जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा चुनाव भी तो हारे हैं ये खुद भी, तो कैसे हार गए? अगर ये इसी तरीके से कह रहे हैं कि जब जब मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं पार्टी जीती है, तो पहले तो ये तो बताइए प्रभु, अपनी ही विधानसभा कहीं जीत गए होते? अपनी ही विधानसभा जीत गए होते ना, वहां से जहां से आप चुनाव लड़े, आप स्वयं तो हार गए। अपनी ही एक छोटी विधानसभा आप नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसमें अपने लड़के सबको आपने खड़ा किया और उसके लिए रात दिन एक कर दिया था, उसको जिताने के लिए आप उसको नहीं जिता पा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? आप इतनी पूरी उत्तराखंड को जिता लेंगे? ठीक है हनी जी, ये भी तो तात्पर्य है ना। ठीक है नौटियाल साहब, अब रुख आपका करते हैं। हरीश रावत साहब एक बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड की राजनीति में। हालांकि उस नाम के ऊपर अब बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, लेकिन कद उनका बड़ा है उत्तराखंड की राजनीति में। ऐसे में उनका यह पोस्ट, उनका यह कहना कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे, वह पार्टी के लिए काम करेंगे, और जब जब वह चुनाव नहीं लड़ते हैं पार्टी सरकार में आती है, ये सारी बातें हरीश रावत साहब को क्यों कहनी पड़ी और किस ओर इशारा करती है? देखिए एंकर महोदय, आज उम्र के इस पड़ाव में भी माननीय हरीश रावत जी सिर्फ लगे हुए हैं, तो किस लिए लगे हुए हैं बताएं? जनता की सेवा के लिए तो लगे हैं। नहीं तो आज कोई और होता तो घर में बैठ जाता। आज भी उधार चला घूम रहे हैं, कभी कहीं लगे हुए हैं, चलने में, दौड़ने में। और आगे उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, और साथ में उन्होंने ये भी बोला जो महेंद्र भट्ट जी की जो इच्छा है संन्यास लेने वाली, मैं वो भी पूरा करने को तैयार हूँ, एक बार सत्ता में तो नहीं हूँ। क्योंकि कांग्रेस का सत्ता में आना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज देश के अंदर, राज्य के अंदर बेहाल कर दिया है, हर चीज में जो है हर आदमी उत्पीड़ित है। आप देखें, जहां देखें महिलाओं के साथ किस तरह का अनर्थ कर रहे हैं लोग, जहां देखें महिला अपराध में भाजपा का नेता मिल जाता है। आप देखें ये शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में। आप अभी डॉक्टर, अभी कुछ दिन पहले मैं एक डिबेट में बैठा था, जिन्होंने अपने आप को जो है एक अवार्ड खुद ही दे दिया कि हम बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में उत्तराखंड को लेकर आ गए। और उस दिन भी मैंने बोला था कि भैया आप फाइनेंशियल स्थिति में अगर इतनी अच्छी ले आए हैं तो आप तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? विभागों की तनख्वाह नहीं दे पा रही है। तो ये कहते नहीं ऐसा कौन सा विभाग है? अरे आपका हेल्थ विभाग ही है। दून हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते हैं कि हम हड़ताल में जा रहे हैं, हमारी तनख्वाहें नहीं आ रही है। आप बताएं, आप व्यवस्था कहाँ पे करें? आप स्वास्थ्य में फेल हैं, आप शिक्षा में फेल हैं, आप रोजगार में फेल हैं, आप हो कहाँ पर? आपने राज्य का, देश का बुरा हाल कर दिया है। देश की जनता ने आपको फिर भी समर्थन किया। देश की जनता ने कहा कि हम आपको तब भी समर्थन करते हैं, चाहे गैस सिलेंडर 500 रुपए का आप 1000 रुपए कर दो, चाहे आप कुछ
और पेट्रोल 50 रुपए का 100 रुपए कर दो, तब भी आपका समर्थन करते हैं, क्योंकि आप पे हमें इतना विश्वास है कि आप पीओके को लेकर आएंगे और लाल आंखें दिखाएंगे। आप हमें इसको अपने पाकिस्तान को भी लाल आंखें दिखाएंगे, चीन को भी लाल आंखें दिखाएंगे। लेकिन इस बार जो पहलगामा में हुआ तो जनता ने देख लिया कि आप इसमें भी फेल हैं। तो अब आप किस आधार पर आपको सरकार बनाना है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका विजन क्या है, आप बताएं। एक विजन, ऐसा विजन क्या है इनका कि इन्हें फिर दोबारा सत्ता में आना है। देश के ऊपर कर्ज कराए जा रहे हैं। ठीक है नौटियाल साहब, उन्होंने एक स्पेशल स्टेटमेंट कमेंट यह भी किया है कि एक बार प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार बन जाए, उत्तराखंडी सोच वाली सरकार बन जाए, उत्तराखंडवादी सरकार बन जाए, तो क्या ये सारी चीजें अभी उत्तराखंड पर नहीं है, वहां की जमीन पर नहीं है? देखें, अभी जो भाजपा सरकार बना रही है, जो भाजपा सरकार चला रही है, ये सरकारें जनता की पसंद की सरकारें नहीं है। जनता पसंद किसी को करती है, ये तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बना लेते हैं, जनता की भावनाओं का निरादर करते हैं। जनता की भावनाएं क्या है, आप इसके अगेंस्ट पे काम करते हैं। जनता की भावनाएं किसी पार्टी के पक्ष पर हैं, लेकिन मैंडेट तो उनको मिला है, लोकसभा की भी सारी सीटें बीजेपी ही जीत के ले गई, तो जनता ही तो जिता रही है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है नौटियाल साहब। कई राज्य ऐसे हैं, हाँ। महोदय, कई राज्य ऐसे हैं, हाँ। जहाँ लोग दूसरी पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकारें बनाने का काम किया है। हाँ। चाहे महाराष्ट्र में भी देख लें, वहां भी यही हुआ। आपने दो बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ करके अपनी पार्टी के साथ ले आए और अपनी सरकार बनाने का काम किया। तो ये इन लोगों की भावनाएं सिर्फ अपने आप को सत्ता में लाने की है। और आज पता लग गया कि देश की मुखबरी करने वाले लोग हैं, इनके खुद उन्होंने इस बात को माना है कि इन्होंने इन्होंने अटैक किया वहां पर जो ठिकानों में आतंकवादी, तो वहां पर इन लोगों ने खुद उस पर काम किया, इन्होंने अटैक कराया, मतलब बताया नहीं, जिसके बाद अटैक करने वाले हैं। आप बताएं, इतनी महिलाओं के जो है सुहाग मिल गए, उसके ऊपर भी ये राजनीति कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? आज फौजी की ड्रेस पहन करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आर्मी की ड्रेस पहनकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप सम्मान सैनिक का नहीं कर पा रहे हैं, आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप सिंदूर जैसी पवित्र चीज को कहते हैं कि वो आपकी नस्ल है, तो आप क्या कर रहे हैं देश के साथ? ठीक है नौटियाल साहब। हनी जी, अब आपके पास आते हैं। कहने का शायद आशय नौटियाल साहब का मोटा मोटी है कि आप जो भी करते हैं, आप राजनीति और चुनावी समीकरण के ही इर्द गिर्द करते हैं और इसी के लिए करते हैं। आपका काउंटर? देखिए, अब मैं शुरुआत से आशीष नौटियाल जी की बातों का जवाब देती हूँ। ये खुद आशीष नौटियाल जी और खुद ही कांग्रेस के कार्यकर्ता ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि जरूरी है कांग्रेस का आना, भारतीय जनता पार्टी का जाना। भाई क्यों जरूरी है? आपको किस जनता ने आकर कह दिया? क्यों देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है? वो सब तो छोड़िए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, जिसपे जनता ने आप लोगों को एकदम सिरे से नकार दिया। और मजे की बात देखिए कृणाल जी, कि ये दिल्ली में बिग जीरो पाकर बैठे हुए व्यक्ति हमसे आकर कह रहे हैं कि जनता की जरूरत है कि भाजपा को हटाना है। बिग जीरो बहुत मैटर करता है, जीरो। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, नगर निकाय चुनाव पे ही आ जाइए ना। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में छोड़िए, नगर निकाय चुनाव में पूरी की पूरी 11 सीटें हमारी आती। हमारे जो मेयर देहरादून के बनते हैं वो 1.5 लाख से ज्यादा अधिक वोटों से विजय होते। ये क्या दर्शाता है? वो यह दर्शाता है कि आप लोगों को जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। अभी ये सिलेंडर पर भी आ गए थे और पता नहीं कहाँ आती हूँ बारी बारी से। सिलेंडर की वो लाइनें भूल गए क्या नौटियाल जी? जब आपके भी घर के लोग वहां पर सिलेंडर की गाड़ी आती थी तो लाइन में लगे रहते थे, सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होती थी और माता खपाई करनी पड़ती थी कि सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही है। तीसरी बात पर मैं आती हूँ, ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने वो मजाक बनाया। अरे प्रभु, थोड़ी जानकारी लेके डिबेट में आया करिए। पहलगांव में हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था और उनसे धर्म पूछ के उनको मारा गया था और ये तक स्टेटमेंट दी गई थी। और उस औरत तक ने जिनका सिंदूर उजड़ा है, उसने मीडिया कर्मियों को, मतलब इसका तो सीधा सवालिया निशान मैं आप लोगों पर उठाती हूँ, मीडिया कर्मियों पर, कि जो आप लोगों ने उनकी बाइटें ली उसमें उन्होंने ये कहा है कि जाकर अपने मोदी से कह देना। तो जब उन बेटियों, उन बहनों को मोदी जी अपनी बेटी की मानते हैं और उनका सिंदूर उजाड़ा गया है, तो इन सिंदूर को उजाड़ने वालों के कारण ही इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। लेकिन आप जैसे लोग कैसे मानेंगे इस चीज को? आप तो वो हैं जो सांसद भवन के बाहर
गोलियां चलवा देते हैं। आप वो हैं, आपके पार्टी में ही आपके प्रदेश के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी, मैं सरेआम आपको यह चुनौती देती हूँ, अगर सूर्यकांत धस्माना जी को सुन रहे हैं। रामपुर तिराहा कांड में उन्होंने खुद अपनी छतों पर इजाजत दी लोगों को गोली कांड करवाने में। कैसे उत्तराखंड की आप बात करते हैं, कैसे उत्तराखंडियत की आप बात करते हैं? आप क्या कह रहे थे अभी कि हरीश रावत जी चाहते हैं कि उत्तराखंडी वाली सरकार बने, तो ऐसे उत्तराखंडी सरकार जहां पे हमारे राज्य आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने का कार्य आपके सूर्यकांत धस्माना जी ने अपने घर की छतों पर करवाया था। आज भी कैंट विधानसभा में वो बार बार चुनाव लड़ने की गुजारिश करते हैं, लोगों से अपील करते हैं और बार बार उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। इस चीज का भी जवाब दीजिए। नहीं, 1 मिनट कुणाल जी, इन्होंने बहुत जल्दी से बोलिए मैडम, समय का अभाव है, जल्दी बोलिए। मैंने अभी शुरुआत करी है, नहीं जल्दी बोलिए। की बात करते हैं, ये पीओके की बात करते हैं। एक बात बताइए, पाकिस्तान को आधी से ज्यादा जमीन देने वाले आप जब जवाहरलाल नेहरू जी और जिन्ना एक साथ बैठे थे, पहले लकीर खींच दी थी, उसके बाद बंटवारा कर रहे हैं। ये बताइए, पहले बंटवारा कर दिया, उसके बाद लकीर खींच रहे हो। लोगों को पता ही नहीं कि आधी खाट हिंदुस्तान में, आधी खाट पाकिस्तान में है। ये सारी चीजें मत भूलो और ये सारी सिख दंगे मत भूलो। और मुंबई में जो ताज में हमला हुआ था, आपकी इंटेलिजेंस तब तक फेल हुई थी। 1 साल तक वहां पर खुफिया लोग, वहां पे संदिग्ध लोग थे, पूरी प्लानिंग कर रहे थे, तब इंटेलिजेंस फेल। और कुणाल जी, अंतिम और आखिरी बात मैं इनको एक और कहना चाहती हूँ, इनको सवाल दाग के जाती हूँ। आपके ही प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री उस समय कैसे गोली के हवाले हो गए थे? तब आपकी इंटेलिजेंस फेल कहाँ थी? उसका जवाब दीजिए। अपने प्रधानमंत्री तक को तो आप बचवा नहीं पाए और आप बात करते हैं इंटेलिजेंस फेलियर की। तो ये सारी चीजों की जानकारी लेकर आया करिए। ठीक है नौटियाल साहब, घूम फिर कर मध्य में एक बार फिर से हरीश रावत साहब के बारे में बात करते हैं और जो भी कुछ हनी जी ने कहा उसके बारे में यदि आप जवाब देना चाहेंगे तो आपकी इच्छा है। क्या वाकई में उत्तराखंड में कांग्रेस की जो नाव है वह डूब रही है? बिखराव की ओर भी उन्होंने इशारा किया है। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन अब वह कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखती नहीं है। ये सारी चुनौतियों के बीच हरीश रावत साहब का एक्टिव होना, इन द सेंस चुनाव लड़वाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, क्या यह कांग्रेस के उज्जवल भविष्य जिसकी आप राह देख रहे हैं उस ओर इशारा करता है, या आपको लगता है कि मेहनत अभी और करनी होगी, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा? देखिए एंकर महोदय, निश्चित चुनाव जीत लेने से ही राजनीति नहीं चलती। अगर ऐसा ही होता तो भारतीय जनता पार्टी तो इतने साल सत्ता से दूर रही, ये भी अपना बुरा बिस्तर समेट कर निकल जाते। ये क्यों आए? उत्तराखंड से वही फ्यूज बन रहे। 1 मिनट हनी जी, 1 मिनट प्लीज। मैडम प्लीज, आएंगे आपके पास। मैडम प्लीज 1 मिनट सुन लीजिए। आपने बोला उन्होंने आपको नहीं टोका। हनी जी प्लीज 1 मिनट आप सुन लीजिए। नहीं हनी जी ऐसे नहीं, हनी जी प्लीज आप 1 मिनट सुन लीजिए मैडम, फिर आप बताइएगा। बोलिए नौटियाल साहब प्लीज। बोलने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री जी भी दिन में फालतू बोलते हैं, आप भी फालतू बोलने का काम कर रहे हैं। बोलिए नौटियाल साहब। देखिए अगर फालतू बोलते नौटियाल जी तो हम विजयी कैसे होते हैं? ठीक है हनी जी, 1 मिनट। हम विपक्ष में नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष भी जनता का होता है। पक्ष से ज्यादा विपक्ष चिंताजनक होता है जनता के लिए और जवाबदेही होता है, क्योंकि जब भी कोई सदन में कोई काम होता है तो वहां पर निश्चित विपक्ष की भूमिका भी होती है, विपक्ष को बोलने का अधिकार होता है और बोलता भी है। आज इनको प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा कराया तो विपक्ष की ताकत है, जिसकी वजह से प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। तो आज की डेट पे ठीक है, हम सत्ता में नहीं है और जनता को निश्चित हमारी कई बातें पसंद नहीं आई होंगी जो हमें वोट नहीं दिया। कोई ऐसा तो है नहीं कि जनता हमें बहुत पसंद कर रही थी और हमें वोट नहीं दिया, ऐसा भी नहीं है। जनता को हमारी कई बातें पसंद नहीं आई होंगी, या फिर हो सकता है जनता को भारतीय जनता पार्टी के वो सब जुमले पसंद आए होंगे जो इन्होंने बोले और वाकई वो जुमले अच्छे भी थे, हमें भी अच्छे लगे। मैं भी बहुत लंबा समय राजनीति में नहीं हुआ, मुझे भी 5 साल राजनीति में हुआ है और उससे पहले मैंने भी भाजपा को वोट डाले। ऐसा नहीं कि मैंने भाजपा को वोट नहीं दिया, भाजपा को हमने भी वोट दिया है। जब 13-14 में सरकार बनी निश्चित मैंने खुद वोट दिया भाजपा को। लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री की छवि थी और जो बोलने का तरीका था, जो उनकी बातें थी, उसको सुनकर लगा वाकई दुनिया में एक ऐसा आदमी अवतरित हो गया जो वाकई दुनिया के लिए कुछ करके दिखाएगा। हमने बड़ा विश्वास किया, सब जनता ने विश्वास किया, पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई और पूरी टकटकी लगाए प्रधानमंत्री की ओर देखते रहे कि कब मन की बात सुनाएंगे और कब काम की बात सुनाएंगे। हमने सब बातें भी सुनी है,
आज कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता तो मार पकड़कर ये लोग बैठाने के तैयार करते हैं कि हम प्रधानमंत्री के मन की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि काम की बात करनी नहीं आती। प्रधानमंत्री जी ने वो जो कहा, अगर आज आप भी बैठे हैं, हमारे भाजपा की प्रवक्ता भी बैठी है, हम भी बैठे हैं, हमें एक एक चीज याद है। आप 500 रुपए का जो सिलेंडर देगा उसको वोट देंगे कि आप 1000 वाले को देंगे कि 300 वाले को देंगे? उस समय महंगाई के ऊपर बात क्या करते थे प्रधानमंत्री जी की महंगाई बहुत हो गई, जब वोट डालने जाए तो गैस सिलेंडर को हाथ जोड़कर जाए, ये प्रधानमंत्री जी कहते थे। हमेशा महंगाई के ऊपर चर्चाएं क्या करते थे प्रधानमंत्री जी। उस समय यह भी बोला करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में कब बैठेगा, उन्हें इस बात की चिंता होती थी। पर आज स्थिति ये विकट कर दी है, जो एक्टिवा 40-45 हजार रुपए की आदमी खरीद था उसे लाख रुपए कर दिया है। बैटरी वाली गाड़ी जो 30-35 हजार रुपए की हम लोगों ने खुद खरीदी है, जो बैटरी वाली गाड़ी 2006-7-8 की बात है, मैंने खुद खरीदी है 25 हजार रुपए की, आज वो बैटरी वाली गाड़ी 1.5 लाख से ऊपर कर दी है लोगों ने। आप देखिए महंगाई कहां से कहां जा रही है। उसमें महंगाई के ऊपर निश्चित बात होती थी, उस समय देश की सुरक्षा के ऊपर बात होती थी कि हम ऐसी लाल आंखें दिखा देंगे कि कोई हमारे ऊपर हिम्मत नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आज उन लाल आंखों का सीधे सीधे उदाहरण हम लोगों ने देख लिया कि वो लाल आंखें किसी काम की नहीं है। इन लाल आंखों को लेके अपने घर में बैठो, अपने कार्यकर्ताओं को दिखाओ, इनको कहीं और दिखाने लायक आपको नहीं। तो ये लाल आंखें फेल हो चुकी है। इन्होंने गुजरात मॉडल हमें बताया था कि गुजरात मॉडल बना के देंगे। जनता ने सोचा कि गुजरात मॉडल क्या होगा, जनता ने इनको वोट दिया, पर गुजरात मॉडल सबने देख लिया कि गुजरात मॉडल का मतलब सिर्फ दंगे होते हैं। आपने जगह जगह दंगे कराने का काम कर रहे हैं। आपने बुलेट ट्रेन की बात करी, बुलेट ट्रेन देखने को नहीं मिल रही। कहाँ है बुलेट ट्रेन? आज आपको 12 साल हो गए, बुलेट ट्रेन नहीं मिल रही। ठीक है। आपने गंगा सफाई की बात करी, आप गंगा सफाई में फेल हो गए। आपने गौ रक्षा की बात की, गौ रक्षा में फेल हो गए। सड़कों के अंदर गाय किस तरह मारी मारी फिर रही है और आपके नेता गाय को कटवाने का काम करते हैं। तो आप पास हुए कहां पे? जनता ने आपको देख लिया, ठीक है, जनता ने आपको समय दिया और आपने अपने आप को प्रूव किया कि आप उस काबिल नहीं हो कि जिस काबिल आपकी जनता ने उनको ठीक है, क्योंकि वो एक एक वादों में फेल हुए हैं। ठीक है। भ्रष्टाचार में उत्तराखंड नंबर 1 बन रहा है। आप देखें, परसों डिबेट में बैठा हुआ था, उसमें इनकी कोई प्रवक्ता बैठे थे जो बोल रही थी 150 लोगों को हमने पकड़ लिया। तो समझे कितने लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ये सारे मुद्दे आपने बताए, वक्त का अभाव है, लेकिन फिर भी हनी जी, ठीक है नौटियाल साहब, हनी जी वक्त का अभाव है, आप हाथ उठा रही हैं। मैडम 20 सेकंड प्लीज अपनी बात रखिए। इन्होंने कहा कि इनकी खुद की प्रवक्ता बता रही थी अभी कुछ दिन पहले डिबेट में कि 150 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई करी। हाँ बिल्कुल करिए, और सीना चौड़ा करके हम लोग इस चीज को बोलते हैं गर्व के साथ, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है हमारी। वो सरकार नहीं है जो ये कहा करती थी जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं कही गई है हम लोगों के द्वारा। तो वो आपके कार्यकाल में ये था कि वो पकड़ में नहीं आता था, हमारे कार्यकाल में ये है कि कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम लोग सलाखों के पीछे ही डालेंगे। चलिए, ये सबसे बड़ा दामा जी को भी डाल दो, दामा जी को सर उसको समझने का प्रयास करिए। उत्तराखंड जिताने की, उत्तराखंड के, अरे सुन तो लो प्रभु, ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड को जिताने के लिए आप उस ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं कुणाल जी, जो पंजाब में गए प्रभारी बनकर और पूरी बत्ती बुझा दी। ठीक है मैडम, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन वक्त सीमित है, इतनी की ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब की एक तरह से नई एंट्री, जब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और लड़वाएंगे, क्या गुल खिलाता है यह तो वक्त के गर्भ में छिपा है। लेकिन हाँ, मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में हरीश रावत साहब का चुनाव नहीं लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात भी है। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।